ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमरीश कुमार। विश्व के मानचित्र के अध्ययन की श्रृंखला में आज हम विश्व के प्रमुख झीलों के बारे में वीडियो की कड़ी लेके आए हैं, जिसमें 3 वीडियो होंगे। वह इसलिए क्योंकि झीलों की संख्या अधिक है, खासतौर पर महत्वपूर्ण झीलों की संख्या भी 20-25 से कम नहीं है, और हम इन सभी 20-25 झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए हम 3 वीडियो लेके आ रहे हैं, और ये उस श्रृंखला में पहली वीडियो है जिसमें हम कैस्पियन सागर, अरल सागर और बैकाल झील का अध्ययन करेंगे। दूसरे वीडियो में हम ग्रेट लेक्स और विक्टोरिया झील का अध्ययन करेंगे, और तीसरे वीडियो में अन्य 16-17 महत्वपूर्ण झील का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कैस्पियन सागर का अध्ययन करते हैं। झीलों के बारे में सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो ही आपको किसी झील का नाम कहता है तो आप विश्व मानचित्र पर उसके लोकेशन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कैस्पियन सी ब्लैक सी के पूरब स्थित है, और कैस्पियन सी के पूरब में अरल सी स्थित है। अब आप समझ गए होंगे हम लोग कहां हैं। हम लोग दक्षिणी रूस में हैं और मध्य एशिया के उत्तरी भाग में हैं। ठीक है। कैस्पियन सागर 5 देशों से घिरा हुआ है, तो 5 बॉर्डरिंग कंट्रीज का नाम आपको पता होना चाहिए। और ये कंट्रीज हैं, यहां ध्यान रखिए, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया और अजरबैजान। 5 देश हैं, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और रसिया और अजरबैजान। इसमें 2 महत्वपूर्ण नदियां आकर गिरती हैं। दोनों नदियां उत्तर भाग से आती हैं, जिसमें रसिया से आकर गिरने वाली नदी है वोल्गा, और कजाकिस्तान से आकर गिरने वाली नदी है यूराल। ये यूराल नदी एशिया और यूरोप का बॉर्डर बनाती है। इस प्रकार से कजाकिस्तान एशिया और यूरोप दोनों में आ जाता है। इस झील में, जिसे सी नाम दिया गया है, इसमें एकमात्र राजधानी शहर पड़ते हैं, वो बाकू है जो अजरबैजान का है। इसके भौतिक मानचित्र को देखेंगे तो और हम बेहतर तरीके से समझेंगे। यह देखिए इसका भौतिक मानचित्र है, इसको ठीक से देखिए कि इसके भौगोलिक रूप से इसके पूर्व में स्टेपी का मैदान है, इसके पश्चिम में कॉकेसस पर्वत है और दक्षिण में एलबुर्ज पर्वत है। एलबुर्ज और एलब्रस दोनों में अंतर समझिए। एलबुर्ज कैस्पियन सागर के दक्षिण में और ईरान में स्थित यह एक पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है, जबकि माउंट एलब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है जो कॉकेसस माउंटेन पर है। कैस्पियन सी की उत्तर दक्षिण लंबाई जो है वह 1200 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम इसकी चौड़ाई जो है 320 मीटर है। कैस्पियन सागर का उत्तरी भाग छिछला है और दक्षिणी भाग गहरा है, और गहराई के दृष्टिकोण से यह विश्व का तीसरा सबसे गहरा झील है। पहला है लेक बैकाल, दूसरा है अफ्रीका का तंजानिका लेक, और तीसरा हो गया आपका कैस्पियन सी। कैस्पियन सी में यहां एक प्रायद्वीप निकला हुआ है, जो मैंने बताया था अभी कि अजरबैजान का प्रायद्वीप है, जिसका नाम है एब्शरोन पेनिनसुला। और यहां पर एक द्वीप है, वह द्वीप कैस्पियन सागर का सबसे बड़ा द्वीप है, उसका नाम है अगुर्जा अदा। तो इसके बारे में अन्य जानकारी को यहां देख लेते हैं, जो जानकारी मैं नहीं बोल पाया, कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह विश्व का सबसे बड़ा झील है। दूसरा, विश्व के समस्त झीलों का 40 से 50% भाग इसी कैस्पियन सागर में है। बृहद आकार है, खारा जल है, इसीलिए इसे सागर कहा जाता है। यह सागर यानी सी है या लेक है, यह नामकरण पर विवाद है, लेकिन वास्तव में भौगोलिक दृष्टिकोण से तो यह झील ही है। इसके बारे में कहा जाता है कि जो ये काला सागर है, ये देख रहे हैं, बहुत पहले ये टेथिस सागर का ही भाग होता था, और एजियन सी ऑफ एजो, ब्लैक सी, कैस्पियन सी एक बड़ा सा एक साथ संलग्न था, और उसी का यह अवशेष माना जाता है। इसका खारापन बहुत अधिक नहीं है, इसका खारापन 12 है, यानी 12/1000, जो समुद्र के औसत खारापन का 1/3 है। मैंने बताया कि इसके में नदी का, कैस्पियन सागर में नदी के 2 स्रोत हैं, एक वोल्गा नदी जो 80% पानी देता है, और दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है यूराल नदी। यह एक
इंडोहेरिक बेसिन है। इंडोहेरिक बेसिन उसे कहते हैं जहां बाहर से जल तो आता है लेकिन अंदर से जल बाहर नहीं जा पाता है, इसलिए यह खारा है। लेकिन बाहर जल तो नहीं जाता है, लेकिन यहां आप देखिए कि वोल्गा नदी है और यहां डॉन नदी है। इस वोल्गा डॉन को काट करके जोड़ करके एक कैनाल बना दिया गया जिससे वोल्गा डॉन कैनाल कहते हैं। तो पानी का जहाज, यानी छोटे छोटे जहाज, बहुत बड़े जहाज नहीं, यहां से वोल्गा नदी से डॉन कैनाल, वोल्गा डॉन कैनाल, और डॉन कैनाल से सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी, और ब्लैक सी तो आप जानते हैं भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है तो निकल जाता है। तो लैंड लॉक्ड है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंडोहेरिक है, यानी इसका जल कहीं और नहीं जाता है। मैंने बताया ही था, उत्तरी भाग छिछला है, दक्षिणी भाग की गहराई इतना है, और बैकाल झील, तंजानिका झील, बैकाल झील और तंजानिका झील के बाद यह तीसरा सबसे गहरा झील है। इसका सबसे बड़ा द्वीप है अगुर्जा अदा। मैंने बताया आपको, एकमात्र राजधानी बाकू जो अजरबैजान की है, एकमात्र राजधानी शहर जो कैस्पियन सागर में स्थित है, और पेट्रोलियम, गैस और कैवियर जो है, इसमें एक स्टर्जन मछली पाई जाती है। स्टर्जन मछली के अंडा बहुत ही लजीज होता है, उससे बहुत सारे लजीज व्यंजन बनते हैं, और उस लजीज व्यंजन के लिए भी कैस्पियन सागर का भू राजनीतिक महत्व बढ़ गया है। तो पेट्रोलियम, गैस और कैवियर जो स्टर्जन मछली का है, और इसी कारण से यह विवाद जन्म लिया है कि कैस्पियन सागर को, नाम को सागर रहने दें या झील रहने दें। सबसे पहले यह जान लीजिए कि इसका नाम सागर क्यों पड़ा। तो सागर नाम इसलिए पड़ा कि आप एक समझिए कि एक अंधा और एक हाथी, कुछ अंधे और हाथी की कहानी आप सुने होंगे कि जिस अंधे ने हाथी का पूंछ पकड़ा वो कहा कि नहीं यह सांप के जैसा है, जिसने पैर पकड़ा वो कहा खंभा की तरह है, जिसने कान पकड़ा वो कहा चादर की तरह है। तो कैस्पियन सी जो जब के चारों तरफ जो सभ्यता विकसित हो रही थी, जो लोग विकसित हो रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि कैस्पियन सी का अंत भी है, तो उन्होंने इसे सागर समझ बैठा और लोगों ने अपना स्थानीय नाम दिया। लेकिन इसका कैस्पियन सागर नाम किसने दिया? स्ट्रैबो ने। स्ट्रैबो जब उस इलाके की यात्रा किए, स्ट्रैबो एक भूगोलवेत्ता थे, तो उन्होंने उसके दक्षिणी, पश्चिम और दक्षिण पूर्वी इलाके में रहने वाले कैस्पा जाति के नाम पर इसका नाम कैस्पियन सी रखा। लेकिन आप कहेंगे कि नाम में क्या रखा है, तो नाम में क्या रखा है मैं बताता हूं कि जिस प्रकार से हमारे और आपके नाम में नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और कानून के दृष्टिकोण से नाम से फर्क पड़ता है। जैसे अगर यह सी होगा तो ज्यों ही सी होगा त्यों ही यूनाइटेड नेशंस का एक संधि है अंकलॉस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ द सी, वह कानून लागू हो जाएगा और लेक रहेगा। तो इसके लिए होगा कि भाई आप दोनों देश, पड़ोसी देश आपस में तय कर लीजिए कि किसको कितना प्रतिशत भाग मिलेगा, समान रूप से आधा मिलता है। तो जो ही अंकलॉस लागू हो जाएगा त्यों ही 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल पानी, 24 नॉटिकल माइल तक कंटिगुअस जोन और 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र आ जाएंगे और वह नियम लागू हो जाएगा। तो झील हो जाएगी, सीमावर्ती देशों को आपसी संधि से इसका समाधान हो जाएगा। और अगर सागर नाम होगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो यह कन्वेंशन है अंकलॉस, वह लागू होगा, और वह लागू होगा तो 200 नॉटिकल माइल तक होगा। ठीक है। ईरान का कहना है कि इसका नाम झील ही रहने दीजिए, क्योंकि ईरान की इच्छा है कि झील रहेगा तो सीधे हम लोग इसमें 5 देश हैं तो 20-20% बांट लेंगे तो हमको अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र मिलेगा, क्योंकि अब जापान की ईरान की सीमा कम लगती है। 1991 के पहले स्थिति क्या थी? उत्तर में जितने आप देश देख रहे हैं ये सारे देश यूएसएसआर, सोवियत संघ का भाग था। तो केवल 2 ही देश थे, यूएसएसआर और ईरान। इन लोगों ने आपस में 1921 में एक संधि की थी। उस संधि के तहत लोग आपस में इस लोग पानी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब इसमें 5 देश हो गए हैं। तो कजाकिस्तान कहना है कि इसे सी कहा जाए, क्योंकि आप उत्तरी भाग बताए थे आपको कि पेट्रोलियम में और उसमें ज्यादा धनी है और उसकी सीमाएं भी ज्यादा उसमें आती हैं। तो जिसका सीमा ज्यादा होगा वो उसको ज्यादा फायदा मिलेगा अगर उसको लेक कहा जाए। और ईरान चाहता है कि इसको झील कह दीजिए तो 50%। तो इन सब समाधान के लिए 2018 में अक्तू एक शहर है कजाकिस्तान में, उत्तरी क्षेत्र में अक्तू शहर में एक बैठक हुई। बैठक में ये तो नतीजा नहीं निकला कि इसे अब झील कहा जाए, वो नाम पर डिस्कस नहीं निकला, लेकिन इन लोगों को कहा गया कि भाई इसको 2 काम कहते हैं। ऊपर वाले को जो है
पानी के ऊपरी वाले जल को राष्ट्रीय जल कह दीजिए और नीचे वाले जल को स्थलीय जोन में विभाजित कर लीजिए। इस संधि होने से एक टीसीपी पाइपलाइन को अब है कि अनुमति मिल जाएगी। ये टीसीपी पाइपलाइन है, ट्रांस कैस्पियन पाइपलाइन, जो तुर्कमेनिस्तान को अजरबैजान से जोड़ता है और तुर्कमेनिस्तान की सीमा इधर अफगानिस्तान से लगती है। तो इस प्रकार से अफगानिस्तान की पहुंच वहां तक हो जाएगी। अमेरिका और रशिया इस बात से चिंतित है कि इससे अफगानिस्तान, खासतौर पर अफगानिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है उसकी पहुंच यूरोप तक हो जाएगी। इसलिए उन्होंने टीसीपी का विरोध करता है, लेकिन टीसीपी का विरोध अब नहीं हो पाएगा। दूसरी जो झील है वह है अरल सी। अरल सी, आप जब मनुष्य विज्ञान विकास या विनाश इस पर अगर निबंध लिखने के लिए अगर आपको आएगा, इसका अरल सी एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल होगा, जो एक दो स्लाइड के बाद आपको पता चलेगा। फिलहाल ये जान लीजिए कि अरल सी दो देशों में है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अरल सी में दो नदियां आके मिलती हैं, ऊपर की तरफ से सिर दरिया और नीचे की तरफ से आमू दरिया। ये दोनों नदियां इतने जितने भी स्थान नाम के 5 देश हैं, उस पांचों देश की नदी, पांचों देश का पानी ला करके यह अरल सी में गिराता था। अभी भी थोड़ा बहुत गिराता है, मैं बताऊंगा आगे। पहले ये पांचों देश का नाम आप याद रखिए, परीक्षा में आपके पूछा जाता है। इधर से शुरुआत कीजिए। इधर भारत है, यहां भारत है, तो भारत के उत्तर में ताजिकिस्तान। ताज सिर पर होता है, तो भारत के जस्ट ऊपर में ताजिकिस्तान। तो आपको ताजिकिस्तान याद हो जाएगा। जब ताजिकिस्तान याद हो जाएगा तो ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान तो भारत के जस्ट ऊपर में हो गए। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। अब इधर आइए, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। यही वो उज्बेकिस्तान है जिसकी राजधानी ताशकंद है, वो यहां है। ताशकंद में ताशकंद समझौता हुआ था। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी वहां ताशकंद समझौता किए थे, वहां जिनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से आप आइए इसके बारे में कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को जाने। अरल सी का शाब्दिक अर्थ है द्वीपों का झील। इसमें 1100 झील है, 2 सीमावर्ती देश हैं, 7 नदी बेसिन है। 7 नदी बेसिन में स्थान वाले 5 देश, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उधर से ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। इसके अलावे अफगानिस्तान और ईरान इसमें आता है। 1950 तक यह विश्व का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चौथा सबसे बड़ा झील था। आई रिपीट, 1950 तक अरल सी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का 5वां सबसे बड़ा झील था, लेकिन अब इसकी गिनती शुरू के 20 झील में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वही विज्ञान विकास या विनाश। आगे देखते हैं कि 1960 के बाद इसमें आकार में कमी आने लगी। क्यों कमी आने लगी? उस समय यूएसएसआर था और यूएसएसआर ने स्टेपी बूम योजना लाई थी। इसके चारों तरफ स्टेपी की भूमि है। स्टेपी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। तो गेहूं और कपास की खेती के लिए स्टेपी बूम योजना लाया और इस योजना के तहत उन्होंने 20,000 माइल का कैनाल बनाया, 45 डैम बनाए और 80 से ज्यादा जलाशय बनाए। और इस प्रकार से इसमें जो नदियां पानी लेकर के आती थी, सिर दरिया, अमू दरिया, और सप्लाई ही बंद हो गया और तो जल आएगा ही नहीं, तो वह झील रह कैसे जाएगा। इसलिए यह झील सूखता गया और 2010-14 तक आते आते तो यह 10% भी नहीं रह पाया है, जो अगले हम इसमें देखेंगे। यह सूखते सूखते इतना सूख गया है कि पूर्वी भाग अराकुम है। यह देखिए, इसको देख करके आप उस गाना को गुनगुना सकते हैं कि कल चमन था आज ये सहरा हुआ। कल चमन था। मानव के इतिहास के इतने लंबे साल में, पृथ्वी के इतिहास के इतने लंबे काल में आप देखिए कि कितना कम समय में 1977 से 2014 तक में एक पानी से लबालब झील किस प्रकार से एक मरुस्थलीय क्षेत्र में बदल गया है। यह देखिए, वर्तमान स्थिति यह हो गई है। और स्थिति कैसी थी यह देखिए, ऐसी स्थिति थी और ऐसी हो गई है। इसलिए आप गुनगुनाइए, कल चमन था आज ये सहरा हुआ। और जहां कहीं भी आपको मौका लगता है विज्ञान विकास या विनाश, उसमें यह उदाहरण दीजिए कि मनुष्य को विकास के क्रम में अपना ही विनाश नहीं करना चाहिए। तीसरा है बैकाल झील। बैकाल झील पूरी तरीके से रसिया में स्थित है, इसलिए आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं है। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है।
और तीसरी बात, शुद्ध जल के आयतन के दृष्टिकोण से यह फ्रेश वाटर यानी शुद्ध जल की सबसे बड़ी झील है। जल के आयतन के दृष्टिकोण से अगर आयतन को हटा देंगे तो कैस्पियन सबसे बड़ी झील हो जाएगी। आप गौर कीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन, लेकिन वो खारे जल का है। दुनिया के सबसे बड़ी झील स्वच्छ जल का, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण और जल के आयतन के दृष्टिकोण से बैकाल। बैकाल का लोकेशन समझिए, दक्षिण में मंगोलिया है और दक्षिण साइबेरिया में, रूस के साइबेरिया में स्थित है। इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है अंगारा नदी। अंगारा नदी जाकर के एनीसी में मिलती है और एनीसी नदी कारासी में, और इस प्रकार से यह आर्कटिक महासागर में गिर जाती है। इस प्रकार से जहां अभी तक के जो पहले दो जो झील हम लोगों ने अध्ययन किया, पहला था कैस्पियन सी, दूसरा था अरल सी, दोनों इंडोरिक बेसिन था, यानी उसका जल कहीं बाहर नहीं जाता था, केवल बाहर से जल आता था। लेकिन बैकाल झील का जल बाहर जाता है। बैकाल झील के इधर बगल में ही बैकाल माउंटेन है और उसी बैकाल माउंटेन से लीना नदी निकलती है, लेकिन लीना नदी का कनेक्शन बैकाल झील से नहीं है। इसे परीक्षा में पूछने पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इन तीन नदियों को आप जानते रहिए। मेरे एशिया के भूगोल में मैंने इनको पढ़ाया था कि ओब नदी, येनिसी नदी और लीना नदी, पश्चिम से पूरे तरफ तक ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ये क्लोजर लुक है लेक बैकाल का, आपको क्लियर व्यू आ रहा होगा, आप देख लीजिए। सबसे पहले समझिए कि ये क्या है। ये जो आप देख रहे हैं यह ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन है जो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक जाता है। यह बैकाल लेक को घेर करके धस जाता है। इससे नजदीक में इसका एक बड़ा शहर है इरकुटस्क, वहां स्टेशन है, और यह बैकाल को जाते हुए जाता है। यहां पर उलन उड़े एक दूसरा शहर उधर चला जाता है। बैकाल नदी में कई नदियों से जल आता है, जिसमें सबसे बड़ी नदी है सेलेंगा नदी। बैकाल नदी के बीच में एक द्वीप है जिसका नाम है ओल्खोन द्वीप, जो ये देख लीजिए। बैकाल नदी से अंगारा नदी निकलती है जो आगे जाकर के येनिसी नदी मिल जाती है और येनिसी नदी उसमें चली जाती है। लीना नदी लेक बैकाल के पास बैकाल पर्वत से निकलती है और जाकर के उस सागर में गिरती है। यह लेक बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसे पवित्र झील माना जाता है। बैकाल लेक के तटवर्ती लोग, यद्यपि वहां पर ज्यादा जन आबादी नहीं है, दक्षिणी भाग में छोटे शहर है जिसमें 50,000 से अधिक आबादी नहीं है, यह जाड़े में पूरी तरह से जम जाता है और इसे पवित्र माना जाता है। और इस इलाके के लोग, बैकाल झील में के इलाके में रहने वाले लोग भी बैकाल झील को ठीक उसी प्रकार से प्रणाम करते हैं जैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, अब कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो छूट गया हो हमारे बताने के लिए। सबसे पहले कि दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है और रिफ्ट वैली में है। रिफ्ट घाटी मतलब दो फॉल्ट लाइन का बीच का जब भाग नीचे धस जाता है तो इससे रिफ्ट बनती है। इससे रिफ्ट घाटी बन जाती है, नदी भी बन जाती है, जैसे नर्मदा और तापी है। और अगर उसका बाहर से कनेक्शन नहीं हुआ तो वो झील में परिवर्तित हो जाती है। तो यह रिफ्ट झील है, रिफ्ट वैली में स्थित एक झील है, बहुत ही पवित्र है। मैंने बताया था कि आयतन के अनुसार से फ्रेश वाटर, शुद्ध जल का सबसे बड़ा झील है। वैसे कैस्पियन, सुपीरियर, विक्टोरिया, ह्यूरन और मिशिगन है। इसको ध्यान में रखते। सबसे बड़ा कैस्पियन जो खारा का है, दूसरा सुपीरियर, तीसरा विक्टोरिया, चौथा ह्यूरन और मिशिगन। धरती पर यह शुद्ध जल का सबसे बड़ा स्रोत है। आप देख लीजिए कि जिस तरह से कोरोना महामारी फैली हुई है तो हम लोग एक बार फिर से अपनी विकास योजना और वैज्ञानिक उपलब्धियों पर विचार कर रहे हैं। उस उपलब्धियों में आप समझिए कि जहां विश्व में कई इलाके जल संकट से घिरे हुए हैं, वहां अमेरिका और रशिया को जल की कोई समस्या नहीं होगी आने वाले समय में फिलहाल, क्योंकि विश्व का शुद्ध पानी का सबसे बड़ा जो अभी स्रोत है वह यही बैकाल है। ये विश्व के 22 से 23% शुद्ध जल यहां पर है, जबकि ग्रेट लेक्स में जहां 5 झील है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, जो दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे, जो यूएसए और कनाडा में है, उसमें 21% है, यानी शुद्ध जल का वह दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। तीसरा देखिए, सबसे गहरा झील है, मैंने बताया था, दूसरा तंगानिका, तीसरा पर कैस्पियन। प्राचीनतम झील है और स्वच्छतम झील है। इसे
बनाए रखने के लिए, इसे कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए यूनेस्को ने इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है 1996 में। मैंने बताया था कि इसमें गिरने वाली नदी अंगारा नदी है, सॉरी, गिरने वाली नदी एकमात्र इससे निकलने वाली नदी अंगारा नदी है, जो येनिसी नदी में मिल जाती है। इसे गैलापागोस ऑफ रसिया कहा जाता है। परीक्षाओं में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, गैलापागोस ऑफ रसिया कहा जाता है। फिर गैलापागोस क्या है? गैलापागोस बहुत सारे द्वीप हैं जो पेरू, दक्षिण अमेरिका में पेरू तट से पश्चिम में विषुवत रेखा के दोनों ही तरफ स्थित हैं। और वहां पर चार्ल्स डार्विन ने अपनी यात्रा किया था तो पाया था कि वहां पर कई सारे इंडेमिक स्पेसीज हैं। इंडेमिक स्पेसीज उनको कहते हैं जो किसी खास क्षेत्र में पाए जाते हैं, किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। इसको हॉट स्पॉट बनाया घोषित किया जाता है। जैसे हमारा जो दक्षिण में पश्चिमी घाट, उसमें बहुत सारे इंडेमिक स्पेसीज पाए जाते हैं। फिर से सुन लीजिए, इंडेमिक स्पेसीज उसे कहते हैं जो किसी खास क्षेत्र में ही पाए जाएं और दूसरे जगह नहीं पाए जाएं। तो वो जो है आपका गैलापागोस आइलैंड में, उसमें बहुत सारे इंडेमिक स्पेसीज पाए जाते हैं और वो बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए लेक बैकाल को गैलापागोस ऑफ रसिया कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने विश्व के 3 महत्वपूर्ण झील का अध्ययन किया, कैस्पियन सी, अरल सी और बैकाल लेक। अगले वीडियो में हम ग्रेट लेक्स और विक्टोरिया झील का अध्ययन करेंगे और तीसरे वीडियो में हम अन्य 16-17 महत्वपूर्ण झीलों का अध्ययन करेंगे। तो मुझे लगता है कि इन 3 झीलों के बारे में आपकी जानकारी गहरी हुई होगी। मेरा अगला ये विश्व के प्रमुख झीलों का दूसरा और तीसरा वीडियो भी अवश्य देखेंगे, जिससे झीलों के बारे में आपकी जानकारी पूर्ण हो सकेगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।